हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स की इस विशेष सीरीज में, जो कि हमारी है न्यूमेरिकल्स पर आधारित, अंकिक प्रश्नों पर आधारित। और इसमें आप जानते हैं हम कर रहे हैं 12th फिजिक्स के एक फेमस राइटर कुमार मित्तल की बुक के न्यूमेरिकल्स को। और यह हमने ले रखा है नगीन प्रकाशन का 2020 का एडिशन। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं पिछली क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक, जो इसकी एक्सरसाइज है प्रश्नावली, उसके क्वेश्चन नंबर 30 तक पूरा कर लिया था। आज वहीं से क्या कर रहे हैं, आगे को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 31, 20/3 गुणा 10 की घात -19 कूलाम तथा -10 गुणा 10 कूलाम के आवेश, एक बार इसके डाटा चेक कर लें, ठीक है, हाँ, कूलाम के आवेश पर 0.04 मीटर की दूरी पर है। इन में को गुजरती रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो प्रश्न को समझिएगा। हमने क्या करा है, हमने ये दो आवेश ले लिए। एक आवेश ये वाला ले लिया और एक आवेश दूसरा हमने आवेश ये वाला ले लिया। इनकी मध्य बिंदु से इनकी रेखा को मिला दिया। क्या करें, इस पर 20/3 है, एक पर हमने ले लिया, मान लेते हैं इस पर कितना है 20/3 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश है, और दूसरा है -10 गुणा 10 की घात -19 कूलाम का आवेश है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 0.04 मीटर के बराबर है। अब क्या कह रहा है, जो लाइन गुजर रही है किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो हमने ऐसे पहले भी प्रश्न किए हैं। हम सबसे पहले इधर ही की ओर ले लेते थे, हमेशा हमने यही काम करा है। इधर की ओर कोई एक बिंदु ले लिया, मान लेते हैं ये बिंदु मैंने ले लिया, ये है बिंदु P। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेते शून्य है। हमने बीच पे क्यों नहीं ली, उसका रीजन हमने आपको पहले भी बताया था। मान लो मैं यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लेता हूँ, उदाहरण के लिए ये धनावेश है, ये ऋणावेश है। तो धनावेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी। और ऋण आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होगी, वह भी इसी दिशा में होगी। तो इन दोनों के बीच पे कहीं भी आपको ऐसा बिंदु नहीं मिलेगा जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, शून्य हो पाए। क्योंकि शून्य होने के लिए विद्युत क्षेत्र की जो उस बिंदु पर दिशाएं होनी चाहिए वो एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए, तभी वो शून्य होगा। अब वो या तो इस वाले बिंदु से ऋण आवेश से इधर की ओर मिलेगा, या फिर आपको इस वाले आवेश से इधर की ओर मिलेगा। तो हमने इधर की ओर मान लिया है। अब मान लेते हैं ये वाला बिंदु क्या है A, ये वाला बिंदु क्या है B। तो ये माइनस आवेश के A पर रखे हुए ऋण आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। आपको पहले भी समझाया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश जो कि धन आवेश होता है उसकी कल्पना करनी है। तो मान लो यहां पर धन आवेश है, तो ये वाला ऋण आवेश उस धन आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जिस दिशा में बल लगता है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो हमने कहा यानी कि यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी कौन सी, E के कारण EA, उसकी दिशा ये वाली होगी। अब B पर हमने कैसा रखा हुआ है, धनावेश। तो धनावेश के लिए सोचिए कि P पर हमने फिर से क्या रख दिया, परीक्षण आवेश रख दिया। परीक्षण आवेश फिर से क्या होगा, धनावेश। ये धनावेश इस पर जो हमने कल्पना करी है परीक्षण आवेश, उसको प्रतिकर्षित करेगा तो इस दिशा में क्या करेगा, उसको धक्का मारेगा। तो ये किसके कारण है, B, यानी कि ये है विद्युत क्षेत्र B। तो हम मान सकते हैं इस P बिंदु पर EA और EB की दिशाएं क्योंकि विपरीत है, तो मान लेते हैं इन दोनों के परिमाण आपस में बराबर होंगे, दिशाएं विपरीत है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है। तो बस ऐसे ही हमने याद करना है। अब एक चीज और मान लें कि मान लेते हैं यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने कितनी ले ली, x ले ली। अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन में, माना प्लस 20/3 गुणा 10 की घात -19 कूलाम आवेश से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य है। परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य है। अतः अब देखिए यदि विद्युत क्षेत्र शून्य है तो इधर की ओर लगने वाला विद्युत क्षेत्र इधर की ओर लगने वाली विद्युत क्षेत्र के बराबर
होगा और एक दूसरे के विपरीत होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यानी कि ई बी बराबर किसके होगा, ई ए के। अब वैल्यू रखनी है, ई बी की वैल्यू आप जानते हैं, विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्यू का मान कितना है, ए पर जो चार्ज है यदि बी है तो बी पर ये वाला चार्ज मान लेते हैं क्यू बी है, और बटे पी से लेके बी तक की दूरी का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा के ई ए पर आवेश कितना है मान लेते हैं ये क्यू ए है, और दूरी कितनी आ जाएगी P से लेके A तक की दूरी यानी कि पी ए, और पी ए को क्या लिख लेंगे, देखिए यहां से यहां तक की दूरी है इतनी और यहां से यहां तक की दूरी है x, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.04 प्लस x, ये हो जाएगी यहां से यहां तक की दूरी, तो इसका वर्ग आ जाएगा 0.4 प्लस x का स्क्वायर, इतना आ गया। बस इसे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले k से तो k काट दिया मैंने, अब क्या है क्यू बी का मान कितना है, b पर कितना आवेश है प्लस 20/3 गुणा 10 की घात -19, ये तो क्यू बी का मान रख दिया। नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, तो लिख लिया एक्स स्क्वायर बराबर, इधर की और बाईं तरफ यहाँ पर क्या है क्यू ए पर मान कितना है -10, तो माइनस को छोड़ देंगे, केवल लिखेंगे 10 गुणा 10 की घात -19 बटे क्या आ जाएगा नीचे 0.04 प्लस एक्स का स्क्वायर, 0.04 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखिए 10 की घात -19 से 10 की घात -19 काट दीजिए, 10 से इसको काटेंगे या कट गया 20 बार, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें मान निकालना है किसका, x का मान निकालना है। तो इसको भी इधर की ओर ले जा रहा हूं, या फिर एक काम करते हैं 2 से इसको काट देते हैं, 3 को काट देते हैं 2 से, 1.5 आ जाएगा सीधे। तो क्या आ गया हमारे पास 1/1.5 एक्स स्क्वायर बराबर इधर आ गया 1/0.04 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया। कैंची काट गुणा कर लीजिए, 0.04 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1.5 इंटू एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ का वर्गमूल कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं वर्गमूल लेने पर तो वर्गमूल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये 0.04 प्लस एक्स आ जाएगा। इधर की ओर देखिए एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो एक्स आ जाएगा, लेकिन 1.5 का आपको वर्गमूल लेंगे तो √1.5 साथ में आ गया एक्स। तो 1.5 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। तो कहाँ निकालें, चलिए यहाँ निकाल लेते हैं √1.5। देखिए दशमलव के पीछे वालों को तो आप जानते हैं जोड़े बना लेते हैं, दशमलव के आगे एक का एक सिंगल अंक है तो वही रहेगा। तो क्या लिखेंगे 1 एकम 1, एक में से एक गया हो गया 0। अब क्या करेंगे, 1 का दुगुना यहाँ लिख लेंगे, यहाँ का दुगुना यहाँ लिख लिया 2। अब सीधे ऊपर से डेसिमल यहाँ लगाइए, क्योंकि दशमलव के बाद जो 50 है या 5 जीरो है उसको नीचे उतारेंगे, तो दशमलव यहाँ लगा लिया, नीचे उतार लिया हमने 50। तो कितना रखें यहाँ पर, आप जानते हैं यहाँ पर यदि हम 2 ही रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 6 आ गया। फिर दशमलव है ही, डबल 0 बढ़ा दिया, यदि एक स्थान और तक मैं निकालना चाह रहा हूँ तो। अब 12 दूनी ये आ गया 24, फिर दशमलव था तो हमने यहाँ 0 बढ़ा दिया था। अब क्या करना है, 24 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 2 ही बार से ज़्यादा जाएगा नहीं, तो ये आ जाएगा 2, फिर यहाँ 2, क्योंकि आप 3 रखेंगे तो 2 3 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, बस लगभग 1.22 के लगभग आ रहा है, बस मोटा मोटा हम इतना ले रहे हैं। तो वैल्यू रख लें, क्या आ जाएगा 0.04 प्लस एक्स बराबर, इसका मान निकाल लिया मैंने 1.22 इंटू एक्स। एक्स को उधर की ओर लेंगे तो 0.04 बराबर 1.22 एक्स माइनस क्या आ गया एक्स। अब इसमें से घटाएंगे तो दोनों में क्या कॉमन आ गया, देखिए x कॉमन आ गया, अंदर आ गया 1.22 माइनस 1, इसके बराबर आ गया। तो 0.04 बराबर आ गया 0.22 इंटू एक्स। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 0.04 में इसका भाग चले जाएगा, नीचे चले जाएगा हर में, तो क्या आ गया 0.22। अब क्या करना है, इस डेसिमल से ये डेसिमल हट गया, तो क्या आ गया
22। तो काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 11 आ गया और ऊपर हो गया 2, तो ये आ गया 2/11। तो 2/11 का मान हमने निकालना है। 2/11 में भाग दे दीजिए सीधे 2 में 11 का, 2 में 11 का भाग दीजिए। तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 0 पहले लगा के, तो 11 एकम 11, कितना बच जाएगा, ये बच गया 9। दशमलव है, 0 बढ़ा दिया, तो 11 सते 87, 11 अठे 88, तो ये आ गया 8। ये कितना हो गया 88, कितना बच गया 2। फिर से क्या आ गया, दशमलव है, 0 बढ़ाएंगे तो 11 एकम 11, तो लगभग 0.181 के बराबर ये मान आएगा। तो x का मान कितना आ गया, 0.181 के लगभग ये मान आ जाएगा। तो कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर ये आएगा। ये देखिए ये मान 0.178 के लगभग आ रहा है। तो कहीं कहीं हमने डेसिमल के कुछ हिस्से छोड़ दिए हैं। तो यदि इसे दशमलव के 2 अंकों तक निकालें तो 0.18 ही आएगा, जो कि हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो हमें पता चल गया x का मान इतना है। तो अब लिख लेंगे धन आवेश से 0.181 मीटर की दूरी पर ऋण से धन वाली दिशा में। तो क्या लिखेंगे, अतः धन आवेश से 0.18 मीटर की दूरी पर ऋण से धन की दिशा में वैद्युत क्षेत्र या परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले परस्पर 2 आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा दिखाइए। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्या कहा है, 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति के आवेश। तो हमने यहां पर बना लिया, ये हमने 2 आवेश ले लिए, एक यहां पर है, एक यहां पर है। ये मान लेते हैं प्लस 1000 माइक्रोकूलाम। देखिए 1000 माइक्रोकूलाम का अर्थ सीधा क्या आ गया, यहां पर मैं अलग से लिख रहा हूं। यहां पर आवेश दे दिया सॉल्यूशन में, आवेश का मान दे दिया Q बराबर या प्लस माइनस Q बराबर 1000 माइक्रोकूलाम। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 1000 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। तो 10 की घात -6, ये 10 की घात 3, तो 10 की घात -3 कूलाम है ये। तो प्लस माइनस Q आवेश 10 की घात -3 कूलाम के बराबर है, ये आप समझ लेना। तो यहाँ पर हमने प्लस 10 की घात -3 कूलाम ले लिया और यहाँ पर माइनस 10 की घात -3 कूलाम ले लिया। ये हो गया। परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 2 मीटर है। ये भी हमने यहाँ शो कर लिया। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, तो सबसे पहले इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु मान लेते हैं, ये है। यदि ये बिंदु है तो आप समझ सकते हैं ये 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी और 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। इसको नाम ले लेते हैं A, इसको नाम ले लेते हैं B और इस वाले को नाम ले लेंगे O। तो O बिंदु पर सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, ध्यान देना। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरियां हैं वो आपस में बराबर हैं, वैद्युत क्षेत्र के परिमाण भी बराबर हैं। तो देखिए ये धन आवेश है, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, मैं आपको अलग कलर बना करके बता देते हैं। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में लगेगा। ये कौन सा होगा, EB। EB की दिशा ये वाली होगी। फिर से वही कॉन्सेप्ट, परीक्षण आवेश रखिए यहां पर धनावेश। ये धनावेश इस धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, इधर की ओर धक्का मारेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर होगी, पहली बात। दूसरा, ये वाला ऋण आवेश यहां पर जो हमने कल्पना करी है परीक्षण आवेश की, जो कि धनावेश है, उस ये वाला ऋण आवेश उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो बल इस दिशा में लगेगा, तो वैद्युत क्षेत्र इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा। इसका अर्थ है ये क्या आ गया, EA का मान भी यहां पर ही होगा। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र O पर इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो लिखते हैं O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर EA
प्लस ई बी के बराबर होगा। ई ए का मान के, ए पर रखा हुआ आवेश यानी कि क्यू ए बटे आर स्क्वायर, यानी कि ए से ओ तक की दूरी ए ओ स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस इसका मान के, बी पर रखा हुआ आवेश बटे बी से लेके ओ तक की दूरी यानी कि बी ओ का स्क्वायर। अब वैल्यू रख लीजिए, दोनों में के तो बाहर लिख लेंगे। क्यू ए का मान कितना है 10⁻³ कूलम, माइनस नहीं लेना है क्योंकि वो केवल दिशा बताता है, तो 10⁻³ बटे ए ओ का मान कितना आ गया, ए से लेके ओ तक की दूरी 1 मीटर, ये आ गया 1, प्लस क्यू बी का मान कितना है, बी पर जो आवेश है वो कितना है 10⁻³ कूलम, तो ये हो जाएगा 10 की घात, ये भी -3 है, ये भी 10⁻³ और बटे बी से लेके ओ तक की दूरी भी 1 मीटर है, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो ई बराबर आ जाएगा, देखिए के का मान आप जानते हैं 9 × 10⁻9 और ये आ गया 10⁻³ और 10⁻³ ब्रैकेट में 10⁻³ प्लस 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻9 गुणा 2 × 10⁻³ तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 गुणा 10⁻9 प्लस के और 3 माइनस के, तो 10 की घात क्या आ जाएगा 6, किसके आएंगे प्लस के आएंगे, तो 18 × 10⁻6 आ गया। इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में इस्तेमाल करें तो दशमलव यहाँ दशमलव लगा के 0 लगा सकते हैं, दशमलव इधर लाएं तो ये हो जाएगा 1.8 गुणा 10⁻1 बढ़ जाएगी 10⁻7, ये हो गया न्यूटन पर कूलम। ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र इस पर। तो पहला वैद्युत क्षेत्र में पता चल गया 1.8 गुणा 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। और किस दिशा में होगा मैंने दिखा रखा है, ये ऋण आवेश की ओर, ओ से दिशा क्या होगी, ओ से ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर। तो एक पार्ट हमारा यहाँ सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में ध्यान देते हैं। तो हमने कहाँ तक निकाल लिया था, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, यहाँ तक हमने इसे सॉल्व कर लिया तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर, दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर क्या होगी, हम इस ओ से यदि ऊपर की ओर ऐसे चलें तो अब यहाँ से भी यहाँ तक की जो दूरी है और यहाँ से भी यहाँ तक की जो दूरी है, ये दोनों दूरियाँ, ये भी है 4 मीटर की दूरी और ये भी है 4 मीटर की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। और इसको मान लेते हैं कोई बिंदु मैंने ले लिया P, यहाँ पर P पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देखिए P पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करेंगे, मेरी बात ध्यान देना। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्रों की दिशा ज्ञात करेंगे। वैद्युत क्षेत्रों की दिशा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले चलिए पहले हम इस A बिंदु के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, B के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये क्या हम करते हैं, तो लिखते हैं, अब इसका थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, लिखते हैं सेकंड पार्ट में लिखते हैं A के द्वारा, A द्वारा, या A भी नहीं लिखते हैं, वो वाला धन आवेश लिख लेते हैं, धन आवेश द्वारा P पर वैद्युत क्षेत्र, जिसे मान लेते हैं ई ए से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये होगा K Q/r² के बराबर होता है। तो K की वैल्यू हम 9 × 10⁻9 ही ले लेते हैं चलिए, और Q का मान कितना है 10⁻3, 10⁻³ बटे R, B से लेके P तक की दूरी कितनी है 4 मीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 9 गुणा 10⁻9 और 10⁻3 10⁻6 बटे 4 का स्क्वायर यानी कि हो गया 16। तो ये हमारा आ गया 9/16, 9 में 16 का भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं चलिए, 9 में 16 का भाग दिया, दशमलव लगाए, दशमलव लगाए, नीचे 0 बढ़ा दिया, तो 16 पंजे 80, कितना आ गया 10, दशमलव है 0 बढ़ा दिया, 16 छिक 96, बच गया कितना 4, दशमलव है 0 बढ़ा दिया, 16 दूनी 32, बच गया 8 और 16 पंजे 80, ये आ जाएगा। तो कुल मिला के 0.5625 हमारे पास मान आ गया। तो क्या लिख लिया मैंने, या आप चाहें तो केवल इतना ही लिख लीजिए, चलिए अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे हो सकता है भविष्य में कुछ चीज़ें इसमें से कट जाएं, कुछ चीज़ें जुड़ जाएं।
तो हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल इसको इतना ही ले रहे हैं, ये हमने ले लिया, ये E का मान हो गया, और ये क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम के बराबर आ गया, इतना आ गया। इसी प्रकार निकाल सकते हैं, यहां लिखते हैं, इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश के कारण तो निकाल लिया था, अब निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू, माइनस आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र। तो P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो यह आ जाएगा E, क्योंकि देखिए अब एक गड़बड़ हमने करी, प्लस आवेश लिया तो यहां पर लेंगे, क्योंकि B बिंदु माना है तो इसे B मानेंगे, B मान लिया, और इस बिंदु को क्या मान लेंगे, ये माइनस वाला है तो EA बराबर फार्मूला K Q अपॉन क्या आ जाएगा, R²। वैल्यू पुट कीजिए, कितना आ जाएगा, K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान कितना है, 10 की घात -3 बटे R का मान आप जानते हैं, यहां से यहां तक की दूरी कितनी, 4, तो 4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा जी, हमारा आ गया EA बराबर 9 बटे 16 गुणा 10 की घात 9 में से 10 की घात -3 जाएगा, तो 9 में से 3 गया, 10 की घात 6, 10 की घात +6 न्यूटन पर कूलम, ये आ गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है, EB का मान EA के बराबर है, पर दिशाएं देखो दोनों की अलग अलग होंगी। सबसे पहले EB की दिशा देखते हैं, ये EB धनावेश के कारण है ना, धनावेश ये है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये वाली होगी। ये किसके कारण है, EB के कारण। और EA के कारण क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये ऋण आवेश है, तो यहां पर जब कोई धनावेश की कल्पना करेंगे तो ये ऋण आवेश उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, वैद्युत बल अंदर लगेगा, तो यही किसकी दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे EA से। अब यदि ये वाला कोण देखिए थीटा है, तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये P बिंदु इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से जा रहा है, इसलिए दोनों हम कह सकते हैं कोण बराबर होंगे। दूसरे शब्दों में कहें, ये वाली भुजा 4 है और ये वाली भुजा भी 4 है, तो इनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अब क्या करना है, AB के समांतर P से एक रेखा खींचिए, ये हमने एक रेखा खींच ली, तो यदि ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी, ऊपर वाला कोण भी थीटा होगा, और यदि ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। नियम आप जानते हैं, ये मैंने 2 रेखाएं ली, इस रेखा को यदि मैं ऐसे एक रेखा से काट दूं तो ये वाला कोण यदि थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा, ये कोण बराबर होंगे आपस में। ऐसे ही फिर से ये 2 रेखाएं ऐसे काट दी, ये वाला कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, ये गणित की प्रॉपर्टियां हैं, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब कहने का अर्थ है कि ये वाला कोण भी थीटा, ये वाला कोण भी थीटा, तो इस वाले सदिश और इस वाले सदिश के बीच कुल कोण 2 थीटा के बराबर है, तो उसी 2 थीटा का हमने यहां यूज करना है। तो P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये EA तथा EB दोनों सदिश हैं, तो सदिशों के योग के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर इस चीज को डिटेल में समझा रहा हूं, हालांकि मैंने आपको डेरिवेशन 2 तरीके से समझाए हैं। जब ये वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो वहां 2 तरीके से डेरिवेशन समझाए हैं, उसमें जो दूसरे तरीके का फॉर्मूला है वो यहां पर इस्तेमाल होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र सदिश EA तथा EB के, सदिश EA तथा सदिश EB के योग के बराबर होगा, योग के बराबर होगा, जहां EA तथा EB के बीच का कोण 2 थीटा है, 2 थीटा है, यह बात ध्यान रखनी है आपने। तो चलिए करें। तो सबसे पहले हम सूत्र जानते हैं सीधे, सदिशों के योग की विधि होती है R बराबर होता है √A² प्लस B², A² प्लस B² प्लस 2AB, और साथ में आएगा cos थीटा, ये होता है सूत्र।
ए पहला सदिश, बी दूसरा सदिश और थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। इस सूत्र इसका हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। 2 थीटा है तो लिखेंगे यदि 2 थीटा है यदि P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E हो तो क्या हो जाएगा, उस सदिश E का परिमाण क्या हो जाएगा, E बराबर, इस सूत्र से E बराबर अंडर रूट पहला सदिश क्या आ जाएगा EA का स्क्वायर, यानी कि सदिश EA के परिमाण का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EB, साथ में आ जाएगा कॉस, और कोण कितना दिया है 2 थीटा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा कॉस 2 थीटा, ये ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात। अब फिर से पिछले वाले पेज पर चलते हैं। यहां पर आपने देखा कि सदिश B का परिमाण 9 गुणा 10 की घात 6/16 है और EA का परिमाण भी 9/16 गुणा 10 की घात 6 है, ये भी 10 की घात 6 है। तो यहां से हमें पता चलता है, लिखते हैं अतः EA बराबर किसके है, EB के है, ये हमें पता है। दोनों के परिमाण आपस में बराबर हैं तो EA EB के बराबर है। बेटा ये प्रश्न कॉन्सेप्चुअल बेस है, थोड़ा सा हर चीज को समझाते हुए चल रहे हैं तो हो सकता है समय ज्यादा लगे, लेकिन बात अगर समझ में आ गई तो आगे के प्रश्न आपको इसी के बेस्ड में काफी आसान लगे। तो EA का मान EB के बराबर है, इस चीज का हम यूज करेंगे, तो यूज करते हैं, लिखते हैं चूंकि EA बराबर किसके है, EB के बराबर है, लिखेंगे अतः EB का मान EA रखने पर तो मान रख लेते हैं। अब तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू अंडर रूट EA की जगह तो EA का स्क्वायर ही आएगा, EB की जगह भी क्या रखना है, EA ही रखना है, प्लस ये आ गया 2EA और फिर EB की जगह फिर से क्या रखना है, EA और साथ में आ जाएगा cos 2 थीटा, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, E बराबर अंडर रूट, देखिए ये EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर कितना आ गया 2EA का स्क्वायर प्लस ये 2EA की EA में गुणा होंगे तो 2EA स्क्वायर, साथ में आ गया cos 2 थीटा, इतना आ गया। अब cos 2 ये जो दोनों में कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए, 2EA स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस cos 2 थीटा इसके बराबर आ गया। फिर से यहाँ सूत्र इस्तेमाल करेंगे, सूत्र होता है cos 2 थीटा बराबर होता है, अब देखिए माइनस लगा दिया है जबकि इसमें प्लस है तो प्लस आएगा। cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसके बराबर होता है ये सूत्र। इस सूत्र को यहाँ लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, E बराबर अंडर रूट 2EA स्क्वायर और अंदर आ जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा को क्या लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख लिया। तो ये प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा तो क्या आ गया अंडर रूट 2EA स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 cos स्क्वायर थीटा, गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 EA स्क्वायर मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा। अब सब चीजें स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट हटेगा तो 4 का वर्गमूल 2 EA स्क्वायर का EA और cos स्क्वायर थीटा का क्या आ गया cos थीटा। ये किसका मान आ गया, E का मान। अब EA का मान रख लीजिए और cos थीटा का मान हम कहां से रखेंगे, चित्र से रखेंगे। तो एक बार फिर से डायग्राम पे चलते हैं। इस वाले डायग्राम से त्रिभुज कौन कौन सा है, POB से, देखिए मैं कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज POB से। तो ये वाला कोण आप देख रहे होंगे समकोण है, यहां से इसको सीधे ही मिला देता हूं मैं इसे। ये वाला कोण क्या है, समकोण, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 है तो नीचे जो BO है ये हो गया आधार और ये PB क्या हो गया, कर्ण। तो cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण के। तो त्रिभुज POB से, तो ये लिखेंगे, ये हमने निकाल दिया, लिखते हैं समकोण त्रिभुज POB से
कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है BO बटे PB, लिखेंगे BO बटे PB। तो BO का मान कितना है, ध्यान देना, B से लेके O तक की दूरी कितनी है 1 मीटर और P से लेके B तक की दूरी कितनी है 4 मीटर, तो ये हो गया 1/4। कितना आ गया 1/4। तो अब इस वाली समीकरण में cos थीटा का और EA का मान रखने पर तो लिखते हैं, अतः cos थीटा तथा EA का मान, इसको कोई एक समीकरण ले लेते हैं। हमने कहा ये समीकरण का कोई नाम तो नहीं रखा है ना, पीछे देखें क्या कोई समीकरण का नाम रखा है, देखिए कोई समीकरण नहीं मानिए, तो उसे समीकरण 1 ले लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गए समीकरण मान लेते हैं 1, और ये वाली हमने ले ली समीकरण नंबर 2। तो लिखते हैं अतः cos थीटा तथा समीकरण 1 से EA का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सी है, ये वाली है, तो E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर ये होगा 2 गुणा EA का मान कितना है, यहां से देखिए 9/16 गुणा 10⁶, क्या आ जाएगा 9/16 गुणा 10⁶ गुणा cos थीटा, यहां पर cos थीटा है, cos थीटा का मान 1/4, तो गुणा 1/4, ये आ गया हमारे पास। तो सॉल्व कर लें, ये आ गया 9 से काट दिया, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, तो EA बराबर ऊपर आ गया 9/16 दूनी कितना आ गया 32 गुणा 10⁶। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 0 इसमें बढ़ा दिया तो ये हो गया 90/32 गुणा 10⁵, इतना आ गया। अब 90 में 32 का भाग देना है, तो भाग दे देते हैं यहीं पर, क्या आ जाएगा, ये आ गया 90, इसमें 32 का भाग दीजिए, ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये आ गया 6, ये हो गया 2, यहाँ दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दिया, 3 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, और 8 दूनी 16 था, 8 3 24 और 1 25, 256, तो लगभग 2.8 के लगभग आ गया, हमें ये पता चल गया। तो EA का मान कितना निकल गया 2.8 गुणा 10⁵ कितना है 5, और सूत्र आ गया न्यूटन पर कूलम। ये EA देखिए गलत लिख दिया, A नहीं आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा केवल E। अब लिखें जरा, ये हमारे पास केवल E का मान निकल रहा था, ये E का मान है, E का मान ये हमारे पास आ गया। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र P पर इसके बराबर होगा, और इसकी दिशा क्या होगी, दिशा, ध्यान देना जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस दिशा में होगा, इस दिशा में होता है, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है E वो इस दिशा में होगा। तो लिखेंगे P से BA के समांतर प्लस से माइनस की दिशा में, तो लिखेंगे दिशा P पर BA के समांतर, BA के समांतर प्लस से, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर, आवेश की ओर। बस ये आपको डायग्राम से पता चल गया है कि किस दिशा में होगा, यहां से इस दिशा में होगा। बस सीधी बात है, EB और EA एक दूसरे के बराबर है, परिमाण में बराबर है, तो ये जो परिणामी आएगा ठीक इनके बीच से जाएगा ना। यदि क्या होता, हम कहें किसी एक का मान ज्यादा होता तो परिणामी उसी दिशा में खिसक जाता। जैसे एक टेबल रखी, उस पर 2 लोग बल कार्य कर रहे हैं, एक मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, दूसरा व्यक्ति अपनी तरफ खींच रहा है, तो यदि दोनों के बल के परिमाण समान होंगे तो टेबल अपनी जगह पर रहेगी, बिल्कुल बीच में रहेगी। तो ये बिल्कुल बीच में है क्योंकि दोनों सदिश के परिमाण बराबर है। लेकिन यदि एक सदिश का परिमाण थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो ये टेबल उसी की तरफ थोड़ी सी खिसक जाएगी। वही बात यहाँ पर है, क्योंकि परिमाण बराबर है इसलिए ठीक वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इनके बीच से जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस प्रश्न को करेंगे, थोड़ा सा लेंथी लगा होगा आपको क्योंकि यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल किए।
लेकिन अब आगे के प्रश्नों में हम इतना लेंथी मेथड यूज नहीं करेंगे। आगे के प्रश्नों में सीधे हमने जब ये पूरा मेथड यूज करा तो लास्ट में हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन आई, देखिए ये वाली जो इक्वेशन आई, सीधे इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया करेंगे। आप डायरेक्ट एग्जाम में इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना और इस इक्वेशन से आप सीधे क्या कर लोगे, आंसर निकाल लोगे ऐसे प्रश्नों। तो चलिए अब आगे का प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 33। एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी सी हैं। कोने ए पर एक बिंदु आवेश इतने माइक्रोकूलम है। तो चलिए एक सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं हम। ये एक त्रिभुज बना लिया समबाहु, ये बना लिए और इसके शीर्ष लिख लिए। ए पर ये हो गया ए बिंदु, ये हो गया बी बिंदु, ये हो गया सी बिंदु। क्या कहते हैं, ए पर इतने माइक्रोकूलम का आवेश है। तो देखिए क्यू का मान इसने कितना दे दिया, क्यू बराबर दे दिया 0.100 माइक्रोकूलम। तो इसको सीधे लिख सकता हूं 0.1 गुणा 10 की घात -6 कूलम। तो इसको सीधे लिख सकते हैं बराबर 10 की घात -7 कूलम लिखा जा सकता है। तो ए पर कुल आवेश क्यू का मान कितना दे दिया, 10 की घात -7 कूलम है परिणामी आवेश। कोनों बी तथा सी के मध्य बिंदु, तो बी और सी का मध्य बिंदु क्या होगा, ए से यदि हम एक ऐसे रेखा खींच दें तो जिस बिंदु पर कटेगा वो बिंदु मान लेते हैं ओ है, ये हो गया मध्य बिंदु। के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की ये वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब ये नीचे की भुजा ये भी क्या है, 10 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा भी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। बस ये हमने ध्यान रखना है 10 सेंटीमीटर की हो। तो यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ई निकालना है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होगा, तो लिखते हैं ओ पर यदि सॉल्यूशन में यदि ओ बीसी का मध्य बिंदु हो, त्रिभुज की भुजा बीसी का मध्य बिंदु हो, तो मध्य बिंदु हो तो यदि मध्य बिंदु है तो मान लेते हैं इसका मान ओ हमने कह दिया हो, तो ओ पर क्यू आवेश ए ओ पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E इजिकल टू के, या के लिख लीजिए 1/4 सन 0 लिख लीजिए, कोई भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं। साथ में आ जाएगा क्यू बटे ए से लेके ओ तक की जो डिस्टेंस है यानी कि ए ओ का स्क्वायर। अब ए ओ आपने निकालना है, इसे मान ली मैंने समीकरण नंबर 1 है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज किस किस में, ए ओ सी में। तो ये वाला समकोण बन गया, ये 90 डिग्री का हो गया। तो ए ओ सी से हमें क्या निकालना है, ए ओ निकालना है। देखिए ये बीसी भुजा 10 है तो ओ से लेके सी तक की भुजा कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर की डिस्टेंस है। देखिए मीटर में दिया है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी भुजा, ये 5 सेंटीमीटर है। तो अब इसके मान हम चाहें तो निकाल सकते हैं। तो मान निकालने पहले कितना आ जाएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 10। तो लिखेंगे ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए सी का स्क्वायर। ये हो गया कर्ण का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर, सॉरी ये हो गया लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, किसकी थ्योरम से, पाइथागोरस के प्रमेय से। तो ए ओ का स्क्वायर मुझे ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। तो ए सी भुजा की लंबाई कितनी है, यह है 10 और यह है 5, तो लिख देंगे 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ए ओ स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो ये कितना आ गया 75। ए ओ स्क्वायर बराबर आ गया 75, तो ए ओ बराबर आ गया 75 √2, साथ में आ गया सेंटीमीटर। तो ए ओ भुजा का मान √75 सेंटीमीटर आ गया, इसे मीटर में बदल लेते हैं। तो ए ओ बराबर √75 गुणा 10 की घात -2 और क्या आ गया मीटर, हमने निकाल दिया। बस अब ए ओ का मान समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 में
समीकरण 1 में AO का मान रखने पर तो मान रख लीजिए क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू K का मान आप जानते हैं 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान कितना है 10 की घात -7 कूलाम, बटे कितना आ जाएगा AO का स्क्वायर। तो AO का मान √75 10 की घात -2 है, तो AO स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे अंडरूट हट गया, 75 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -4 हो जाएगा। इतना आ गया। अब जो चीज़ें कटती है वो काट देना, बाकी आपका मान निकल जाएगा। तो 3 से काट दें, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 3/25 हमारा आ गया। तो क्या आ जाएगा, E बराबर निकल के आ गया 3/25, और 10 की घात देखिए ये 4 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा गुणा 10 की घात 9 प्लस 4 -7, इतना आ गया। तो 25 की वैल्यू यदि निकालें, 3 में 25 का भाग दे दिया, 0.0 लगा दिया, 0 नीचे लगाएंगे, दशमलव लगाए नीचे 0, 25 ही कम 25 बच गया 5, दशमलव है 0 बढ़ाए, 25 दूनी ये हो गया 50, तो कितना आ गया 0.12, तो मान आ गया 0.12 गुणा 9 और 4 13, और 13 में से 7 गया 6 बच गया, तो कितना हो गया 10 की घात 6 प्लस का डेसिमल इधर से इधर ले आए तो ये हो जाएगा 1.2 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, और यही हमारे को क्या है दिया हुआ आंसर ये। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33 को यहां पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न भी कर लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा इतनी है, कोनों पर इतने इतने आवेश हैं, तो इसके कारण कोने C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा क्या होगी। तो देखिए आवेशों का मान समान है लेकिन विपरीत है, ये धन है ये ऋण है, जबकि परिमाण 50/3 गुणा 10 की घात -2 -9 दोनों ऐसे। तो एक बार वैद्युत द्विध्रुव का ही निर्माण कर रहे हैं, तो इसको बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज है तो फिर से डायग्राम ले लेते हैं। लीजिए यहां पर हमने क्या बना दिया, एक डायग्राम बना दिया, ये बना दिया। तो सबसे पहले हम यहां पर बिंदु ले लेते हैं, ये एक, ये बी, ये बिंदु है ए, ये बिंदु है बी, और इस बिंदु को मैंने क्या नाम दे दिया सी। तो ए और बी पर कितने कितने हैं, यह है 50/3 गुणा 10 की घात -9, और यहां पर है -50/3 गुणा 10 की घात -9 कूलम, दोनों कूलम में। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 0.05 मीटर है, तो लंबाई कितनी दे दी, यहां से लेके यहां तक की लंबाई 0.05 मीटर ये दे दी। तो सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो देखिए सी जो होगा वो ए बी के मध्य पर स्थित होगा, ये ध्यान रखना, ये मध्य बिंदु ओ पर स्थित है। ये भुजा भी कितनी है 0.05 मीटर, और ये वाली भुजा भी 0.05 मीटर है। तो अब सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा, देखिए ये धन आवेश है, तो जो यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ध्यान रखना, ये जो यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ए के कारण सी पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये धन आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र बाहर की दिशा में होगा, क्योंकि ये धन आवेश है। यहां पर परीक्षण आवेश की कल्पना कीजिए, वो प्रतिकर्षित होगा, बाहर भागेगा, तो विद्युत क्षेत्र भी उधर की ओर होगा, तो इसे लिख लेंगे ई ए। दूसरा, यहां पर परीक्षण आवेश की कल्पना कीजिए, ये माइनस आवेश उस परीक्षण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो हुआ ये कितना हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। अब ए बी के समांतर यहां पर एक रेखा खींचे, तो वो रेखा इस तरीके से हम खींच सकते हैं। तो आप जानते हैं ये ऊपर वाला कोण भी क्या होगा, थीटा, और ये नीचे वाला कोण भी ये वाला क्या होगा, थीटा। तो टोटल कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो अभी हमने इससे पहले सेम ऐसा ही एक्सप्रेशन एक करा है, इससे पहला वाला आपको दिखाऊं, ये हमने सेम ऐसा ही करा था। देखिए ये वाला प्रश्न, इस पर सेम ये था, ये भी कोण थीटा, ये भी कोण थीटा, बस धन आवेश यहां पर था, ऋण आवेश यहां था, इस बार पलट गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए यहां थीटा 2 थीटा यहां बन रहा था, अब की बार हमारे प्रश्न में इधर की ओर बन रहा है 2 थीटा।
तो P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है E, उसका मान कितना निकल के आएगा, उसका मान हमारा सीधे फार्मूला इससे आएगा, E बराबर 2EA cos थीटा के बराबर होगा। तो रखते हैं वैल्यू, तो हम लिखते हैं क्योंकि सॉल्यूशन कर रहे हैं, लिखते हैं इस बिंदु को मैंने क्या माना, C है, ये वाला बिंदु क्या है, हम कह देते हैं ये वाला बिंदु है C। तो लिखेंगे क्योंकि C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर 2EA cos थीटा, इसके बराबर होगा। सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है अपने। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, E बराबर 2 मल्टीप्लाई EA का मान A पर स्थित आवेश के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश का मान कितना है, Q बटे या QA बटे A से लेके C तक की दूरी यानी कि AC का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या आ गया cos थीटा। रखें वैल्यू 2 गुणा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा QA का मान कितना है 50/3 गुणा 10 की घात -9, ये QA का मान है। AC का मान कितना आ गया, AC स्क्वायर, A से लेके C तक की दूरी 0.05 मीटर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 5 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई cos थीटा का मान निकालिए। देखिए ये वाला कोण क्या हो गया, थीटा, तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा बराबर यहां से लेके यहां तक की भुजा कितनी हो जाएगी, ये भुजा है 0.05, तो यहां से लेके यहां तक की जो भुजा होगी इसकी ठीक आधी हो जाएगी। तो 0.05 में 2 का भाग दे दीजिए तो कट जाएगा 0.02 और फिर क्या आ जाएगा 5, 0.025, तो 0.025 ये भुजा आ जाएगी। इस टोटल भुजा का ठीक आधा ये आ गया। आधार पता चल गया, आपको ये वाला कर्ण भी पता चल गया। देखिए हमने मान यहाँ पर रख दिया है, इसका मान भी ऐसे ही लिख लेंगे 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर ऐसे में, और ये 0.025 है, इसको फिलहाल अभी ऐसे ही रख रहे हैं। चलिए तो ये दोनों मान यहाँ पर रखें तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5 गुणा 10 की घात -2, ऊपर का रख लिया तो नीचे भी रख लीजिए, 0.05 को लिख लेंगे 2.5 गुणा 10 की घात -2 मीटर ऐसे में लिख लेते हैं। तो 2.5 गुणा 10 की घात -2 मीटर। अब आपको इसमें परेशानी होगी तो सीधे ओरिजिनल वैल्यू रख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कट जाना है। सीधे लिख लेते हैं, cos थीटा बराबर हमारा आ जाएगा, ये हो गया आधार 0.025 बटे कर्ण 0.05, ये cos थीटा का मान आ गया। देखिए दशमलव से दशमलव हटा दिया, नीचे 0 हटा दिया, 25 से काटेंगे 50 यानी कि आ जाएगा 1/2। cos थीटा का मान सीधे 1/2 लिख लिया। बस इसे सॉल्व करना है बच्चों। तो क्या आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कट गया, 3 से काट दीजिए, 3 3 9। अब बाकी इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात 9 और 10 की घात -9, ये भी कट गया। तो क्या आ गया ऊपर 3 गुणा 50, ऊपर तो और कुछ नहीं बचा। नीचे बटे में देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, 5 पंजे कितना आ जाएगा 25 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर 10 की घात -4, बाकी कुछ नहीं बचा है। देखिए नीचे तो 25 से फिर से काट दीजिए, 25 दूनी 50, तो क्या आ गया 3 दूनी 6 गुणा 10 की घात -4 ऊपर जाकर के 10 की घात +4 हो जाएगा। और यह परिणामी वैद्युत क्षेत्र E का मान इतने न्यूटन पर कूलाम के बराबर होगा। तो वही आ गया 6.0 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम। क्लियर होगी बात। अब क्या आ जाएगा, इसकी दिशा क्या होगी, अब ये दोनों इस दिशा में हैं तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ये वाली होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र ये होगा। तो लिखेंगे AB के समांतर होगा। लिख लेंगे यहां पर दिशा P पर AB के समांतर, AB के समांतर किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है, सॉरी P की जगह C लिखना है यहां पर, यह है C पर। अच्छे से लिखें, दिशा C पर AB के समांतर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा मान। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे
पिछले वाले प्रश्न में देखिए हमने मेहनत करके ये चीज़ सीख ली थी, इस इक्वेशन को सीखा था, इस वाले सूत्र को सीखा था, तो वो सीधे हमने यहाँ अप्लाई करा तो कितनी आसानी से ये चीज़ निकल गई, अदरवाइज फिर से पूरा आपको लंबा डेरिवेशन करना पड़ता। चलिए अगला प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी इतना है, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारे पास एक दे दिया इलेक्ट्रॉन और ये हमारे पास क्या दे दिया, ये दे दिया प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे आवेश समान है तो एक को E माइनस और E प्लस लिख दिया। दोनों के बीच की जो दूरी है कितनी दे रही, 0.53 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। तो हमें सॉल्यूशन में लिखें तो हमें क्या लिख दिया है, हमें 2L का मान दे दिया 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.53 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर, ये दे दिया। और आवेश Q का मान कितना है, आप चाहे इलेक्ट्रॉन ले चाहे प्रोटॉन है, दोनों में समान आवेश होता है, उनकी परिमाण समान होते हैं। और हम कह सकते हैं जो प्रवृत्ति होती है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, इतना ही अंतर होता है। तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम के बराबर होगा। तो वैल्यू रखते हैं, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें P ज्ञात कर रहा है, तो P बराबर होता है 2L मल्टीप्लाई Q। तो 2L का मान कितना दे दिया, 0.53 गुणा 10 की घात माइनस 10 गुणा Q का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए 16 की इसमें गुणा कर दीजिए, 16 32 16 3 48 का 8 हासिल बच गया 4, 16 पंजे 80 और 4 कितना हो गया 84। डेसिमल के बाद 1 2 और 1 ये 3 है, तो 0 दशमलव इतना आ जाएगा गुणा 10 की घात ये है 10 माइनस 10, ये 10 की घात माइनस 19, 10 की घात माइनस 29 आ गया। एक इसको डेसिमल को इधर ले आए, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 8.48 गुणा, अब आप इधर से इधर लाए तो घात एक बढ़ जाएगी माइनस की, तो 10 की घात माइनस 30। और हम क्या निकाल रहे हैं, P निकाल रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। तो क्या आ जाएगा, कूलाम मीटर। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। यही आंसर देखिए यहां पर लिखा हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 35 तक 5 क्वेश्चन आपके सामने रखे। एक क्वेश्चन लेंथी था और उसको हमने डीपली बताने की कोशिश करी। यदि वो समझ में आ गया तो अब आगे कभी भी ऐसे प्रश्न आए, सीधे आपको वैद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए, E बराबर 2EA cos थीटा के बराबर होगा। डायरेक्ट फार्मूला रखिए, आसानी से आप निकाल पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट होते हैं तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट भेजिए, आपको कैसे लग रहे हैं वीडियो, अच्छे लग रहे हैं, कहीं पर आपको कोई डाउट्स हैं तो वो डाउट्स भी हम क्लियर करेंगे। तो फिर प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।